चलिए, तो आप सबका इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है ना। आज का टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो, ये बायो-सेवर्ट लॉ है। क्या बोलो? बायो-सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के हेल्प से है ना हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसको कई जगह पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ऑन द एक्सिस, अगर कॉइल है तो कॉइल के एक्सिस पर, एक कॉइल के सेंटर पे सुनाई दिया, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके किसी भी मिड पॉइंट से या किसी भी एंड पर, मतलब वायर से कहीं भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट है। एक तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सोलेनाइड के अंदर, इसके अंदर बोलो, सोलेनाइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। लेकिन हम बायो-सेवर्ट के आज जो टॉपिक क्या है बोलो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मान लो ये हमने बनाया सर्कुलर कॉइल। अब देखो, कह सकते थे कॉइल जो है सर ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा बनाया है। उसके पीछे का रीजन है, अगर मैं ऐसा कॉइल बनाता हूँ तो इसका सेंटर तो ये दिखेगा, लेकिन इसकी एक्सिस दिखाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सिस दिखाओगे तो ये होगा, और ये एक्सिस जो है दिखाया नहीं जा सकता ऑन द पेपर। इसलिए हमने इस कॉइल को टर्न कर दिया। मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ये इसका ये रिंग है, अगर ऐसा दिखाते तो ये वाला हिस्सा नहीं दिखता, लेकिन अब अगर मैंने ऐसे टर्न कर दिया तो ये वाला हिस्सा दिखने लगेगा, और ऐसे में एक्सिस दिख जाएगा। और इस एक्सिस से यहाँ की भी डिस्टेंस, चारों तरफ की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। इससे ये क्लियर होगा कि हम लोग इस डायग्राम की जगह पर हमने इस डायग्राम को बनाया, और इसका सेंटर क्या कंसीडर कर लिया? सेंटर कंसीडर कर लिया O, राइट। और इसकी जो रेडियस कंसीडर कर लिया वो स्मॉल e। अब इस पूरे कॉइल में देयर आर लॉट ऑफ टर्न्स। मान लेते हैं कि इसमें करंट, सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, और ये इसकी एक्सिस है। पता नहीं, एक्सिस को दिखाया नहीं जा सकता था इस तरह वाले में, इसमें दिखाया जा सकता है। अब इस एक्सिस पर मान लिया कि मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया P एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड टू दिस सर्कुलर कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना कठिन नहीं है, लेकिन पूरे सर्कुलर कॉइल से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो इससे अच्छा है कि हम इसको छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो मान लेते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे ढेर सारे क्या बोलो एलिमेंट है। इसका नाम दिया बोलो क्या? AB, और इसकी लेंथ मान लिया बोलो कितना? DL। A से B की लेंथ DL। देयर आर मेनी स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस सर्कुलर कॉइल, राइट। अब हम इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेट कर लेते हैं, कितनी है? R। तो लो, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया और डिस्टेंस लेट किया, बोलो कितना? ये लीजिए, इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने ओके, तो ये लेट किया कि एट डिस्टेंस R है। क्लियर है? तो चलिए सपोज करते हैं, तो लिखो सपोज स्मॉल एलिमेंट AB, सपोज स्मॉल एलिमेंट AB ऑफ लेंथ DL, ड्यू टू which intensity of magnetic field at point P, intensity of magnetic field at point P, intensity of magnetic field at point P is। तो ये देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बायो-सेवर्ट के लॉ से लिख सकते हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये तो मैग्नीट्यूड है, और हमको डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, तो डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने आपको डायरेक्शन पता लगाने के लिए लॉ बताया है।
है। हमने आपको डायरेक्शन पता लगाने के लिए बताया है कि जो करंट एलिमेंट है, जो बोलो क्या है, करंट एलिमेंट है और जो लाइन ज्वाइन करती है उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है। तो बोलो, तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना, तो ये स्मॉल एलिमेंट ये है, लाइन ज्वाइन ये कर रही है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बोलो? तो ये थंब दिख रहा है, थंब की ओर होगा ऐसे। अब इसको दिखा तो नहीं सकते, 3D बाहर दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमने इसको ऐसे एज्यूम किया। अब कैसे दिखा देंगे? तो मान लो ये एग्जाम्पल के लिए एंगल कितना है बोलो? फाई। तो जब फाई करते तो ये देखिए, ध्यान दीजिएगा बोला, बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर इसके ठीक परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये कुछ इस तरह से होगा। उन लोगों ने इंक गड़बड़ कर दिया। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की क्या बोलो? डायरेक्शन। मेरा मार्कर कहाँ चला गया? ये हो गया ना गड़बड़। तो ये देखो, ये फाई के साथ कितना हो जाएगा? ये भी फाई होगा, क्योंकि मैंने बोला ना ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल फाई बढ़ा दो तो इस फाई के कारण ये भी इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा, राइट है ना भाई। अगर हम इतने एंगल से टर्न कर दें, ये इतना 90 डिग्री है, तो इतने एंगल टर्न कर दो तो यह 90 डिग्री होगा, यानी इस लाइन पर ही परपेंडिकुलर है। कुछ नाम दे देते हैं, मान लो इसका नाम क्या दे देते हैं? आर, राइट। तो ये लिख दीजिए। और थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी बोलो? 90 डिग्री। लिखो, वेयर थीटा इज, की वैल्यू 90 डिग्री होगी, परपेंडिकुलर होने से 90 डिग्री। ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे पुट करेंगे तो यू विल गेट μ0/4 पाई IDL। साइन 90 की वैल्यू जानते हो कितना होता है? 1 होता है, इसलिए यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू मैंने 1 के बाद मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ। 2 कंपोनेंट में, तो देखो रिजॉल्व करने के पीछे का रीजन क्या है? मैं चाहता हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो हम इस तरह से रिजॉल्व कर देते हैं, ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है, वेक्टर रिजोल्यूशन, याद है। और 2 कंपोनेंट होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक तो ये होगा, ये हो गया, इसको ऑर्थोगोनल कंपोनेंट भी कहते हैं, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है। तो अगर ये dB है तो ये dB का cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि फाई के साथ वाला हमेशा dB cos फाई। हाँ थीटा है तो थीटा लिखते, फाई तो क्या? फाई। और ये हो जाएगा आपका dB sin फाई, यानी इसको 2 कंपोनेंट में क्या किया गया बोलो? रिजॉल्व किया गया। तो आप यहाँ लिखिए, इसको कुछ नाम दे दी। सपोज इसका नाम क्या दे दें? n। इसको देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी dB को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट नंबर पे लिख लो हॉरिजेंटल। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम लिखिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख दीजिए dB sin फाई। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम dB sin फाई, और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए डायरेक्शन along OP, along OP, along OP ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। दूसरा कंपोनेंट लिखिए वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा लिखिए वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट का नाम आगे लिख दीजिए dB cos फाई, dB cos फाई, और उसकी डायरेक्शन लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? along PN, सीधा सीधा लिख दिए along PN। ये 2 कंपोनेंट निकले AB की वजह से। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम उनके भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट है, इसका नाम दे दिया मान लो A डैश B डैश, राइट। अब हमने अभी भी बताया था कि जो लेंथ AB से P की होगी वही लेंथ A डैश B डैश से भी P की होगी। इसका मतलब अगर हम ज्वाइन करें तो डिस्टेंस दोनों की ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसका मतलब इसीलिए मैंने बोला था डायग्राम आप थोड़ा थोड़ा रुक के बनाएंगे, जल्दी आएंगे नहीं, राइट है। तो ये देखिए, इसको भी हमने क्या किया? ज्वाइन किया। इसकी भी लेंथ कितनी हो गई? R। तो लिखो अपोजिट है इस स्मॉल एलिमेंट AB के, विच इज क्या लिख दिया? डायमेट्रिकली अपोजिट टू AB, TO2 O क्या लिख दिया? AB। अब इसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी यहाँ पर है वही तो यहाँ भी होगी ना, क्योंकि रेडियस तो वही है, राइट। तो लिखिए इंटेंसिटी, पैराग्राफ चेंज करके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी यही रहेगा, इसलिए आप इसी को लिख लीजिए dV इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। क्योंकि बार बार हम साइन थीटा लिखें फिर लिखें परपेंडिकुलर, तो इतना लिखने का टाइम नहीं है। 4 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स के चक्कर में आप 20 पेज नहीं लिखोगे, है ना, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जैसे इसमें इसके परपेंडिकुलर था तो उसको भी क्या कहेंगे बोलो, तो ये अगर एंगल फाई है तो ये भी क्या होगा बोलो, फाई। अच्छा, इसको भी इसी तरह से हम यहाँ पर मिला देंगे, परपेंडिकुलर होगा तो ये इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया, मान लो ये लिख दिया, मान लो आर डैश, सपोज नाम दे दिया क्या, आर डैश, और ये कहलाएगा डी बी, तो डायरेक्शन किधर होगा, पी आर डैश, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए अलोंग पी आर डैश, वेक्टर पी आर डैश, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए अलोंग वेक्टर पी आर डैश। ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ड्यू टू ए डैश बी डैश। अब जैसे पीछे वाले को हमने रिजॉल्व किया था 2 कंपोनेंट में, तो इसको भी 2 कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी बी साइन फाई, डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओपी, ब्रैकेट में लिखिए अलोंग ओपी, वेक्टर लगाना अलोंग वेक्टर ओपी, क्लियर। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ठीक परपेंडिकुलर, ये देखिए ठीक परपेंडिकुलर, ऊपर वाले का नाम एन है तो इसका मान लो क्या नाम दे दिया, एन डैश, ये फाई है तो दिस इज आल्सो फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी डी बी कॉस फाई। तो आई होप ये लिख दिया आपने क्या, वर्टिकल कंपोनेंट डी बी कॉस फाई और डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग पी एन डैश, ब्रैकेट में अलोंग पी एन डैश। अब आप देख सकते हैं कि ये जो dB, दोनों की dB इक्वल है, बस cos फाई बढ़ा देने से थोड़ी वैल्यू घट बढ़ जाएगी। अगर dB cos फाई देखो तो बोथ आर इक्वल बट बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और हम लोगों ने 11th में पढ़ा है वेक्टर में कि यदि 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो तो फार्मूला हो जाता है r इक्वल टू a माइनस बी। अब a और b इक्वल हो तो 0 हो जाएगा, यानी ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यदि ये 2 कंपोनेंट रिजॉल्व वाले कैंसिल कर सकते हैं तो देयर आर मेनी स्मॉल एलिमेंट एंड उनके हर एक के 2 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंड आप देख सकते हो कि हर एक में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखो वर्टिकल कंपोनेंट आर equal in magnitude and opposite in direction, hence क्या होगा, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, hence they will cancel each other। इस तरह से जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे आफ्टर रिजॉल्विंग दे ऑल कैंसिल ईच अदर। तो लिखो सिमिलरली all the resolved components perpendicular to OP will cancel out। ठीक है, ये अब डायग्राम आप लोग प्रॉपर बना लीजिए, अगर बना लिए हैं तो उसी में अच्छे से ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये तो बाकी है, अभी तो आपने 2 कंपोनेंट निकाला है, ऐसे इसमें देयर आर मेनी कंपोनेंट, सभी को जोड़ना पड़ेगा, हैं, ऐसे थोड़ी है। तो डायग्राम कंप्लीटेड, बट द कंपोनेंट along the axis OP will be added, hence net magnetic field at a point on the axis of circular coil
एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है इसलिए हम पेज इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, आप लिखेंगे समेसन लगाएंगे और ये डीबी, समेसन क्या, डीबी, और डीबी के साथ ये कंपोनेंट का नाम क्या है, साइन फाई, तो डीबी साइन फाई, और ये हो जाएगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय क्या, बी, रिप्रेजेंटेड बाय बी। बस आप यहाँ पर डीबी की वैल्यू देखो, पीछे लिखा है, पुट कर दीजिए, पुट कीजिए, कितना है बोलो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और बगल में लिखा है साइन फाई, ये लिख दिया मैंने। आपने डीबी की वैल्यू क्या किया बोलो, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये लिखिए, जल्दी करिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, राइट है। अब आप देखिए यहाँ साइन फाई की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल लीजिए, मान लो इसका नाम सी दे दो, COP, तो COP में, इन ट्रायंगल COP में अगर हम ध्यान से देखें तो साइन फाई मतलब परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका ये नाम क्या है बोलो, OC, और डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, CP, और आप OC की वैल्यू देखिए तो दिखा साफ साफ, OC की वैल्यू है A, और CP की वैल्यू देखो तो क्या है बोलो, R। ये साइन फाई की वैल्यू A अपान R यहाँ पर पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे तो आप जानते हैं, यहाँ पर लिख चुके होंगे, तो मिलेगा B इक्वल टू समेसन म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आईडीएल अपान आर स्क्वायर, साइन फाई की वैल्यू हो गया A अपान R है। अब ये आर स्क्वायर और आर का मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब हो जाएगा, लेकिन जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, अपान 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, और आई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, आर क्यूब्ड भी कांस्टेंट है। क्यूब्ड कैसे हो गया, आर स्क्वायर और आर का मल्टीप्लाई। अंतर जो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ समेसन में डीएल, कितना बच रहा है बोलो, डीएल। अब समेसन डीएल मतलब सरकमफ्रेंस की लेंथ, तो यू नो दैट व्हाट इज द सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो लेकिन आर की जगह पे आर नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए अपान आर क्यूब्ड इंटू 2 पाई ए। आप ब्रैकेट में लिख दो, वेयर समेसन डीएल इक्वल टू, ब्रैकेट में लिखो, वेयर समेसन डीएल इक्वल टू 2 पाई ए, यानी सरकमफ्रेंस है ना, लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल। जो बचा चुपचाप लिख दीजिए एज इट इज, तो बी इक्वल टू बचा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। समझे कैसे हो गया भाई, यहाँ ए और ए 2 बार आ गया ना, स्क्वायर आ गया, ये बीच में मैंने लिख दिया, इसको आप एक तरह से, ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आया। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन। तो दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, राइट है। आई होप बन जाएगा। ये एक सिंगल कॉइल के लिए था, यदि इसमें बहुत सारे टर्न होते तो जितने टर्न उतने इफेक्ट प्रोड्यूस करते। एक टर्न है तो इतना काफी है, 2 होता तो 2 टाइम्स, 3 होता तो 3 टाइम्स, n होता तो n टाइम्स। तो नीचे लिखे इफ देयर आर n टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न, कितने टर्न, n टर्न, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसी में n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, जो आपको मिलेगा आपको मालूम है। n का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा फार्मूला, इसी में मैं लिख देता हूँ, आप लोग अलग से लिखेंगे। यहाँ पर 2 पाई, यहीं पर आप आगे नीचे लिखना, मैं उसी में लिख दूँ 2 पाई एन आई ए स्क्वायर, 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपान आर क्यूब, इक्वेशन नंबर क्या, 3। तो आई होप इस क्लियर। कुछ बुकों में आर की वैल्यू भी निकाला है,
तो हम पीजीटी लगा करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आप आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, वो लिखा लीजिए। यहाँ लिखिए बाय पीजीटी इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, COP, इन ट्रायंगल COP बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बताइए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर क्यूब्ड है, तो आर क्यूब्ड है जबकि वहाँ आर स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर हटाइए तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब 1/2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप वैल्यू पूरा लिखेंगे, मैं यही काम चलाते जा रहा हूँ, आप काम न चलाएंगे। आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में कितना, यहाँ 1/2 था, अब 3 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो दिस इज व्हाट नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, न समझ में आया हो तो पूछिएगा। ओके।